तो 12th क्लास बेटा हम इस सेशन में बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में। हमने इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा इस रिलेशंस को। और सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस की शुरुआत हम हिस्टोरिकल एज से उसका एक व्यू लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें ये पता है कि हिस्टोरिकल टाइम में इंडिया और चाइना दोनों जो थे वो अपने आसपास के एरियाज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी। और चाइना का अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो चाइना का इफ़ेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था अपने आसपास के छोटे जो कंट्रीज़ थे, जो भी टिनी कंट्रीज़ थे या स्मॉलर जो कंट्रीज़ थे, वो चाइना के सुप्रीमेसी को मान करके चाइना की सुप्रीमेसी को मानकर वो कंट्रीज़ जो थे और चाइना को कुछ गिफ्ट दिया करते थे। और इसके बदले में चाइनीज़ एम्परर से ही उनको एश्योरेंस मिलता था कि चाइना उन पर अटैक नहीं करेगा। और चाइनीज़ डायनेस्टी जो थी वो उनके शासन उनके उनके रूल के टाइम पर मंगोलियन, कोरियन या इंडो चाइना के कुछ एरियाज़ और तिब्बत जो थे वो इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते आ रहे थे। भारत के भी बहुत सारे ऐसे हमें डायनेस्टीज़ मिल जाएंगी अगर हम हिस्ट्री सर्च करें तो, या फिर जो एम्पायर्स हैं उनका इफ़ेक्ट या उनका इम्पैक्ट जो था वो उनके रीजन से बाहर भी था। भारत में भी बहुत सारे ऐसे आपको डायनेस्टीज़ के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इंडिया और चाइना दोनों में से चाहे हम किसी का भी एग्जांपल लें, दोनों का जो इफ़ेक्ट था बेटा हमें ये समझना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये इकोनॉमिकल भी था, ये सोशल भी था, ये कल्चरल भी था और ये रिलीजियस भी इम्पैक्ट जो था वो इन कंट्रीज़ का दूसरे देशों पर पड़ा। पर चाइना और इंडिया कभी भी अपने इन्फ्लुएंशियल एरियाज़ को लेकर एक दूसरे के साथ क्लैश उन दोनों कंट्रीज़ का नहीं हुआ। आमने सामने ये दोनों कंट्रीज़ नहीं आए। चाहे ये कंट्रीज़, इंडिया जो था वो नॉर्थ साउथ ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ जो थी, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सुमात्रा, जावा, इन सब पर अपना धीरे धीरे इन्फ्लुएंस जो था इंडिया का कई सौ सालों में बढ़ता रहा। लेकिन कभी भी ऐसा कोई हमें हिस्ट्री में इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता कि इंडिया और चाइना इन एरियाज़ की वजह से एक दूसरे के आमने सामने आए हों। और इसीलिए ये वो रीज़न था कि दोनों के बीच में पॉलिटिकल और जो कल्चरल डायरेक्ट रिलेशन था वो बड़ा लिमिटेड था। कभी भी कोई आमने सामने आने का कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा चांस दोनों कंट्रीज़ को नहीं मिला। अब इसका एक रिज़ल्ट ये भी निकला कि 20th सेंचुरी में जब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से दोनों का क्लैश हुआ बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करें, उसका पर्सपेक्टिव उसका क्या होना चाहिए, उसका विज़न क्या होना चाहिए या उसका हिस्टोरिकल बेस क्या होना चाहिए, दोनों ही इस बात को लेकर के डाउटफुल थे। और दोनों एक बेटर, हम अगर उसको सोचें तो बेटर तरीके से एक फॉरेन पॉलिसी को वो डेवलप एक दूसरे के लिए नहीं कर पाए। अब दुनिया में 1950s के डेकेड में जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, फिर चाइना को आज़ादी मिली, चाइना ने जितनी जो फॉरेन पावर्स थी उनको चाइना से बाहर निकाला। उसके बाद ये होप क्रिएट हुई थी कि शायद ये दोनों कंट्रीज़ एक साथ आकर के जो डेवलपिंग नेशन है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एशिया की, तो उसके फ्यूचर को कुछ एक नया विजन देंगे, कुछ एक नई दिशा दिखाएंगे ये दोनों कंट्रीज़ आपस में मिल करके। और कुछ टाइम के लिए ये उम्मीद बंधी भी। अगर आपको याद हो तो 1962 के टाइम पर हम क्लास में इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्लोगन जो था वो कॉमन हो गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और इससे एक नई उम्मीद जगी थी, इससे एक नई उम्मीद जो थी वो बंधी थी लोगों को कि अब जो है वो बहुत जल्दी इंडिया और चाइना एक साथ आकर के और वर्ल्ड में बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, अफ्रीका के, एशिया के या लैटिन अमेरिका के, उनको एक नई दिशा देंगे, उनके साथ एक नए रिलेशन जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे और शायद एक ऑप्शन बनकर निकलें, अल्टरनेटिव अमेरिका या यूएसएसआर के अपोज एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाए। लेकिन 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया और इंडो चाइना जो बॉर्डर था उस पर चाइना ने डिसीजन लिया कि वो वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाएगा, तो इससे दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो थे वो एकदम से ख़राब होने स्टार्ट हो गए। अब तिब्बत पर ऑक्यूपेशन से इंडिया के साथ रिलेशन कैसे ख़राब हुए? क्योंकि बेटा तिब्बत पर चाइना ने जैसे ही ऑक्यूपाई किया तो तिब्बत से बहुत सारे शरणार्थी जो थे हज़ारों की संख्या में वो इंडिया की तरफ आ गए दलाई लामा की लीडरशिप में, और इंडिया में उन्होंने शरण मांगी और इंडिया ने उनको शरण भी दी। इस वजह से दोनों देशों के बीच में जो था
वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि दलाई लामा को इंडिया ने अपने यहाँ जो था वो पॉलिटिकल असाइलम दिया था। अब इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो थे वो टेंशन ज़्यादा उसमें क्रिएट हो गई। और इसके साथ साथ चाइना ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया हिस्टोरिकल बेसिस पर कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया जैसे कि नेफा एक्सेट्रा और लद्दाख का जो एरिया है एक्साई चाइना, उस पर चाइना का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली ये चाइना के अंडर थे। तो इस बात को भी लेकर के दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बढ़ता चला गया। अल्टीमेटली इन सारी बढ़ती टेंशन्स का, इन सारे बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट निकला 1962 का इंडिया चाइना वॉर। अब इस वॉर में, क्योंकि ये वॉर सडनली स्टार्ट हो गया था, वन साइडेड था, चाइना ने स्टार्ट किया था, बिना किसी प्रोवोकेशन के वॉर स्टार्ट हुआ था, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया को इस वॉर में डिफीट का सामना करना पड़ा। भारत जो था वो इस वॉर में चाइना से हार गया और 62,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद दोनों देशों के, जैसा कि एक्सपेक्ट था, दोनों देशों के जो रिलेशंस थे वो बिल्कुल फिनिश हो गए और 1976 तक दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह का लिंक जो था बेटा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस थे 1970s के डेकेड में हम देखते हैं कि वो सुधरने स्टार्ट हो जाते हैं। 1970s के डेकेड में एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। चाइना का जो पॉलिटिकल, जो चाइना की लीडरशिप है वो चेंज हो रही है, हो उस टाइम पर हो रही होती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है अब वो आइडियोलॉजिकल बेस पर ना रह करके अब वो प्रैक्टिकल बेस पर जो है वो चाइना की पॉलिसीज़ डिपेंड होने लगी हैं। चाइना ने अपनी सोच को बदला। चाइना जिस हिस्टोरिकल इश्यूज़ को लेकर के दूसरी कंट्रीज़ के साथ वॉर में इन्वॉल्व होने को प्रेफरेंस देता था, चाइना ने उसकी जगह प्रैक्टिकल इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़्यादा बेहतर समझा। और इंडिया को सुधारने के लिए, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए चाइना ने ये डिसाइड किया कि जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उनको एक साइड रख दिया जाए फ़िलहाल के लिए, और नए इश्यूज़ पर, नए टॉपिक्स पर जो है वो डिस्कशन की जाए। तो 1981 में चाइना जो था वो बॉर्डर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक नई सीरीज़ डायलॉग की, डिस्कशन की, वो स्टार्ट करने पर चाइना जो था 1981 में एग्री कर गया। तो बेटा 1981 तक चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस को हम देखते हैं कि वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी तो 1950 में, अगर हम उसको सम अप करें तो 1950s के डेकेड में कभी तो वो बहुत ज़्यादा पीक पर चले जाते हैं जब हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन लगते हैं। और कभी हम ये देखते हैं बेटा कि जो ये रिलेशंस है, ये रिलेशंस धीरे धीरे करके उसके बाद चाहे हम तिब्बत का मामला ले लें या अरुणाचल का मामला ले लें तो संबंध बिल्कुल नीचे चले जाते हैं दोनों देशों के बीच में। जो है 1962 के वॉर के बाद रिलेशंस ही ख़त्म हो जाते हैं, ये दोनों देशों के बीच में नौबत आ जाती है। तो इस तरह से इंडो चाइना के जो रिलेशंस थे वो अपनी अपनी स्पीड से जो थे वो चलते रहे। इसके बाद अगर जैसे ही 1990s के डेकेड में जो है वो ख़त्म होता है आपका कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर के एंड के साथ ही जो चाइना और इंडिया हैं उनके, उन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आता है। कैसे चेंज आता है बेटा? अब वो सिर्फ पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिकल जो है वो ही रिलेशन नहीं रह जाते हैं, वो इकोनॉमिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने पर फोकस करते हैं। यानी दोनों देशों को इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ाने की वैल्यू समझ में आती है। और दोनों कंट्री चूँकि खुद को ये मानते हैं कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक अमर्जिंग पावर है, और इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ अपने आप को एशिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखते हैं। तो इसलिए दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ रिलेशंस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड करके फर्दर कंटिन्यू करने पर एग्री करते हैं। इसी बीच में दिसंबर 1988 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वो विज़िट करते हैं चाइना, और इससे इंडो चाइना जो रिलेशंस हैं या इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव और ज़्यादा होते हैं। ये गांधी जी की जो, राजीव गांधी जी का जो विज़िट है, इसको एक ऐसे एफर्ट के रूप में देखा जाता है कि इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा बेटर करने पर इंडिया का फोकस है। इसके बाद दोनों देश जो म्यूचुअल एक तरह का जो टकराव हो सकता था उसको टालने के लिए बॉर्डर पर पीस और जो स्टेटस को है उसकी पोजीशन को जो है कंटिन्यू करने पर दोनों कंट्रीज जो वो अपना स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एफर्ट्स को, और आपस में एक दूसरे के साथ कल्चरली जो है वो रिलेशन स्टैब्लिश करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल जो है वो कोऑपरेशन करना है, और ट्रेड के लिए
बॉर्डर पर चाहे 4 पोस्ट खोलने की बात हो, दोनों देशों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। दोनों देश इकोनॉमिकली ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को एक साइड रखते हुए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच में ये 4 एग्रीमेंट होते हैं। 1999 में फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है बेटा, वो 30% पर एनुअल की रेट से इंक्रीज़ होता है। इससे इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में एक नई गर्माहट आती है, एक नया दौर शुरू होता है। चाइना और इंडिया के बीच में 1992 में 33 करोड़ और 80 लाख डॉलर्स का जो म्यूचुअल ट्रेड होता था, जो 2006 में बढ़ करके 18 अरब डॉलर का हो गया। तो इसका ये जो डेटा है ये शो करता है कि इंडिया और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हाल में भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो ऐसे सारे डिस्प्यूट पर, ऐसे सारे मामलों पर, ऐसी सारी चीज़ों पर कॉपरेशन करने के लिए एग्री किया है दोनों देशों ने, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आगे चल कर के हो सकता था। जैसे दोनों ही कंट्रीज एफर्ट में लगे रहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर दोनों देशों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के जो हैं वो डील्स मिल जाएं। जैसे ताइवान में इंडिया ने ONGC, इंडिया की जो कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसने साउथ चाइना सी में उसने जो है वो राइट ले लिए हैं। तो इस पर भी दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल डिस्कशन के साथ ये बड़ा डिस्प्यूट ना बन जाए, इस बात को भी दोनों देश जो है वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें दोनों कंट्रीज़ मिल करके काम करते हैं, दोनों देशों के व्यूज़ जो हैं वो एक जैसे हैं, इस बात पर भी दोनों देश एग्री करते हैं। लेकिन 1998 में इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा इंडिया में, क्योंकि चूँकि इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उस थ्रेट से निपटने के लिए इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर होना इंडिया का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए इस बात को भी बहुत सारे लोगों ने जो था वो इसको सही कहा था कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। पर इन टेस्ट होने के बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन जो थे वो ज़्यादा डाउनफॉल उनका नहीं हुआ। और एक चीज़ जो हमें और भी ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इंडो और चाइना के रिलेशंस को इवेलुएट करते हैं बेटा, कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको चाइना की ज़बरदस्त सपोर्ट है। और अगर हम इसको इन शब्दों में कहें कि 90% या 95% वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना पर ही बेस्ड है, तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। चाइना का सारा जोर पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने में था, जो जिसमें कि चाइना कामयाब रहा। और इसके साथ साथ चाइना ने और भी कुछ ऐसे काम किए, जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के साथ चाइना के जो मिलिट्री रिलेशंस थे, इनको आम तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माना जाता है कि ये इसमें इंडियन इंटरेस्ट जो है उनके अगेंस्ट हैं ये रिलेशंस। जैसे अभी पीछे चाइना ने श्रीलंका में जो एयर स्ट्रिप है वो 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर ले ली थी। हालांकि श्रीलंका ने बैलेंस करने की कोशिश करी, उसने इंडिया को भी हम्बनतोता पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया। लेकिन फिर भी ये चाइना की वो कार्रवाई मानी जाती है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर चाइना जो है वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है ताकि इंडिया को मिलिट्रीली जो है वो इंडिया को प्रेशराइज़ किया जा सके। और इसके साथ साथ चाइना जो है वो और भी ऐसे एफर्ट्स कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाबहार चाइना जो है वो पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी ईरान में जो है वो पोर्ट डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया है। इंडिया भी पाकिस्तान ईरान में पोर्ट डेवलप कर रहा है। अब ये ऐसे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे चाइनीज़ जो नेवी है वो आजकल इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि इंडियन नेवी जो है वो अलर्ट पर है और उसको लुक आफ्टर करती है। तो दोनों देश ऐसे भी काम करते हैं जिनसे दोनों देशों के बीच में टेंशन दिखती है कि टेंशन कहीं ये बड़ा रूप ना ले ले। पर अभी तक भारत और चाइना के बीच में कोई ऐसा 1962 के बाद बॉर्डर पर कोई ऐसी फायरिंग या कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है जो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सके। और इन सब के बावजूद एक जो पॉजिटिव साइन दोनों देशों के रिलेशन में हमें देखने को मिलता है कि दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ट्रेड जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। चाइनीज़ कंपनी इंडिया आ रही हैं, इंडियन कंपनी चाइना जा रही हैं और ट्रेड करने के लिए, चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत आ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि इंडिया और चाइना जो है वो अपने मतभेदों के बावजूद, अपने डिफरेंसेस के बावजूद दोनों देश जो हैं वो अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। अब इंडिया और चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं और जो लीडर्स हैं वो मोस्टली एक दूसरे के यहाँ पर विज़िट करते रहते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा बेटर समझने लगे हैं। दोनों देशों के प्रीमियर जो हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर विज़िट करते हैं। इंटरनेशनल
इंटरनेशनली भी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं बहुत सारे मैटर्स पर। जैसे अभी हम पीछे देखते हैं कि ब्रिक्स जो है वो बनाया गया। ब्रिक्स में चाइना और इंडिया दोनों इंक्लूडेड हैं। ब्रिक्स जैसे जो संगठन है, ब्रिक्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू भी इंडिया और चाइना जो है वो म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू एक दूसरे के साथ बेटर रिलेशंस बनाने की कोशिश दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। इसके अलावा और भी वर्ल्ड के दूसरे बहुत सारे फोरम हैं, लेकिन चाइना की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी टेंशन्स क्रिएट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। जैसे चाइना जो है वो इंटरनेशनल, अगर टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट करता है चाइना। अभी पीछे वर्ल्ड यूएनओ में जिस टेररिस्ट को इंडिया ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए अपने पूरे एफर्ट डाले, चाइना ने हर कदम पर उसका विरोध किया, वीटो पावर का यूज़ किया, और चाइना ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से रोका। तो चाइना सपोर्ट करता है एंटी इंडियन मूवमेंट्स को। और फिर भी इन दोनों देशों के बीच में पॉजिटिव साइन ये है कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद, इन सारे विवादों के बावजूद, इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो ट्रेड के मामले के थ्रू ही सही वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें ठहराव नहीं है। और बॉर्डर पर अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी फायरिंग या कोई बड़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। हालांकि बहुत सारे ऐसे चांसेस आए जिसमें आर्मी जो थी वो एक दूसरे के अपोज थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने बहुत संयम से काम लिया और इसको एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के रूप में डेवलप होने नहीं दिया। तो ये था बेटा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट 4। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। टिल देन, थैंक यू।